गुड इवनिंग मित्रों। एक बार आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। तो यूके पीएससी के पुराने पेपरों पर हम चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी तक आप लोगों ने चैनल पर बनाए रखा है क्योंकि 17 एपिसोड आप लोगों ने लाइक किए हैं। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा यूके पीएससी के पुराने पेपर समाप्त नहीं हुए हैं। कम से कम 10 एपिसोड और आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कल से दो एपिसोड दूं एक दिन का। तो आज का पहला प्रश्न है सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है मित्रों, ये है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिकी कंप्यूटर कहलाता था। तो ये कहलाया आपका एनालिटिकल इंजन और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया रोम, जिसे आप रीड ओनली मेमोरी नाम से जानते हैं, और जबकि रैम एक वोलेटाइल स्मृति मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, लाइट जाते ही आपके रैम के डाटा भी क्या हो जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है, जैसे कंप्यूटर कभी अचानक से बंद हो जाता है। ठीक है, रोम एक स्थायी मेमोरी है, याद करिएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे और अगला प्रश्न है आप लोगों का डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहलाती है दोस्तों मॉडेम। क्या कहलाता है? मॉडेम। ठीक है, अगला प्रश्न है सेशन का निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो आपका यहाँ पर कहलाता है, मैंने बता ही दिया आपको आंसर भी, सुपर कंप्यूटर अति शक्तिशाली प्रकार का एक कंप्यूटर कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो भारत का सुपर कंप्यूटर या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? और इसे बनाया था सीटेक कंपनी। ठीक है, और पुणे ने। हाँ, याद करिएगा। अगर दुनिया का पूछा जाएगा, और एक चीज़ दुनिया का बताता हूँ, उससे पहले भारत का जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया ये आप लोगों का 1991 में, याद करिएगा। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जो जापान देश ने बनाया था। किसने बनाया था? जापान देश ने। अच्छे से याद करिएगा, परम 6600। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो डाटाबेस को मैनेज करने में कंप्यूटर में DBMS का प्रयोग किया जाता है। DBMS का उपयोग किया जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और आप लोग को कंप्यूटर में फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो क्या करेंगे आप फुल फॉर्म में? डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहा आप मैंने? डाटाबेस। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको याद करिएगा। कंप्यूटर में ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। मैं कंप्यूटर की सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा जल्द ही, थोड़ा सा इंतज़ार। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले 2-3 एपिसोड में मैं पूरा कवर करवा दूंगा। पेंटियम शब्द संबंधित है, ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस तरह का प्रकरण छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो अगर आपके पास कभी भी बड़ी फाइल होती है, वीडियो, तो आप उसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ALU, बात हो रही है ALU की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक्स, यहाँ पर अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट्स आपका सही हो जाएगा, याद करिएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। मैंने कल भी आप लोग को बताया था इनपुट और आउटपुट। इनपुट मीन्स जो अंदर जाता है, आउटपुट मीन्स जो बाहर जाता है। मतलब जो बाहर से अंदर जो चीज़ें भेजी जाती है कंप्यूटर में, उसको इनपुट, आउटपुट जो कंप्यूटर हमें बाहर देता है। माउस,
लाइट पेन और कीबोर्ड, ये आप लोगों का क्या है भाई, ये इनपुट डिवाइस नहीं है कह रहे। यहाँ पर सवाल पूछ रहा था आपका इनपुट डिवाइस नहीं है तो वीडियो नहीं है, ये आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सारे आपके क्या है यहाँ पर ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, ठीक है, आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट जो बाहर देगा, इनपुट जो अंदर भेजा जाता है। ठीक है, याद करिएगा। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो वीडियो नहीं होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी दोस्तों, वहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर अगर दूसरी पीढ़ी की बात की जाए तो ये है आप लोगों का सबसे पहले याद रखना है 1959 से 1964 तक आपका सेकंड पीरियड चला था कंप्यूटर के। ठीक है, वही पहली पीरियड पूछी जाएगी तो आप लोग को याद रखना है 1946 से 1959 के आसपास तक पहली पीढ़ी कंप्यूटर चली थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका, किस ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। वहीं आप लोगों को तीसरी पीढ़ी में पूछा जाएगा किसका प्रयोग, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। और चौथी पीढ़ी में दोस्तों काफ़ी कुछ आ गया था इसमें, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा, टाइम शेयरिंग, मल्टीमीडिया, बहुत कुछ आ गया दोस्तों यहाँ, माइक्रो सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा को दोस्तों जेरे या फिर जिसे आप कांगो नदी कहते हैं वो 2 बार काटती है, याद करिएगा। और यह नदी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। बात की जाए अमेजन की, तो अमेजन नदी कई बार सवाल पूछा जाता है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक, दक्षिण अमेरिका में है। हाँ, और अगर दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो आप लोग करेंगे नील नदी। और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी। और दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम ही नील नदी है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखने आप लोगों को, नील नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा को। ठीक है, और यहाँ पर जो 1-2 फैक्ट और आपको बताता हूँ मैं, लिम्पो नदी आप लोगों ने सुना होगा, लिम्पो नदी। ठीक है, लिम्पो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में ही प्रवाहित होती है। और लिम्पो नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती तो है, और साथ में ये लिम्पो नदी मकर रेखा को, किस रेखा को, मकर रेखा को, क्योंकि मकर रेखा को यह 2 बार काटती है। कितने बार, 2 बार काटती है, मकर रेखा और कर्क रेखा। याद रखिएगा, सारे 23 दक्षिणी ध्रुव आपको याद रखने हैं। ठीक है, कर्क रेखा सारे 23 उत्तरी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, मकर और कर्क। आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने भारत की एक माही नदी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को भाई 2 बार काटती है। कितने बार काटती है, 2 बार। अब याद करिएगा, क्योंकि भारत देश के बीचों बीच से होकर के 8 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है, कर्क रेखा सारे 23 गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार सवाल बनता है और मैंने कल आप लोगों को बहुत डिटेल से कर्क रेखा के बारे में बताया भी होगा। ठीक है, जिन भी मित्रों ने इससे पहले के 17 एपिसोड नहीं देखे हैं, मैं कृपया करके एक बार उन सभी मित्रों से ये ज़रूर कहूँगा, हमारे भाई बहनों से, कि वो सारे के सारे एपिसोड ज़रूर देखेगा, क्योंकि सवाल आप लोगों के फिर से वहीं से बनेंगे। इसके बाद जस्ट मैं यूके SSSC के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनते हैं, आप लोगों के इन्हीं पेपरों से बनते हैं। और इन्हीं, क्योंकि बेसिक हमेशा पेपर का एक बेसिक होता है, उन्हीं बेसिकों में से सवाल बनते हैं, एडवांस सवाल गिने चुने होते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित युग्मों देश और राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही है, मारुक्कर और मराकेश सही नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न जाते हैं,
म्यांमार के सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। बात हो रही है उत्तर से दक्षिण और म्यांमार देश के साथ कनेक्ट होने वाली की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप तो देखिए यहाँ पर सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये आपका सही हो जाएगा। उत्तर से नीचे को आना है, आपको दक्षिण को आना है। तो म्यांमार जो भारत से 1935 में अलग हुआ था, याद करिएगा। हाँ, पहले भारत बर्मा म्यांमार एक ही था। निम्नलिखित देशों में किसे हजार देशों का देश कहा जाता है? क्या कहा दोस्तों मैंने? हजार देशों का देश, या फिर ये हजारों झीलों का देश कह सकते हो। तो यहाँ पर जो हजार झीलों का देश कहा जाता है, ये फिनलैंड को कहा जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, फिनलैंड की राजधानी है आप लोगों की हेलसिंकी। कहाँ है? हेलसिंकी। अब सवाल यहाँ से भी न बने तो यहाँ से एक और सवाल बन सकता है आप लोगों को, हेलसिंकी या फिर दुनिया का नील नगर किसे कहा जाता है, या नील नगर किस नाम, या फिर नील नगर नाम से किसे जाना जाता है? वो हेलसिंकी को ही जाना जाता है। या फिर ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ये भी हेलसिंकी को ही कहा जाता है, फिनलैंड, क्योंकि यहाँ हजारों झीलों का क्या है, या फिर देश कहलाता है, यहाँ हजारों झील यहाँ पाए जाते हैं। और फिनलैंड देश कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ यूरोप में है। ठीक है, नॉर्थ यूरोप का एक प्रमुख देश है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा पशुचारण होते हैं आपके अर्जेंटीना में। अब सवाल यह बनेगा कि बताइए अर्जेंटीना देश किस महाद्वीप में है? तो आप लोग करेंगे दक्षिण अमेरिका में। कहाँ करेंगे? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहीं पर ब्राज़ील भी आप लोगों ने सुना होगा, ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका में ही है और सबसे विशाल देश है, याद रखिएगा। और वेनेजुएला कहाँ है? ये भी दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है। कोलंबिया अमेरिका आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मैं इसको तो इतने बार पढ़ा चुका हूँ कि किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश के 4096.07 किलोमीटर। वेरी गुड। कितने राज्य? 5 राज्य दोस्तों। अब तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि वो 5 राज्य कौन है। आज मैं नहीं बताऊंगा, इससे पहले के वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, जिसको भी यह अभी भी नहीं आ रहे तो मैंने कई वीडियो में चर्चा कर दिया है। अगले प्रश्न पर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो बात हो रही है इन राज्यों में सबसे ज़्यादा तो मिजोरम की थी दोस्तों। मिजोरम की साक्षरता दर 2011 में 91.33% 91.33% आप लोगों की मिजोरम की साक्षरता दर थी दोस्तों। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेत बिल्कुल है, बंदरपुछ बिल्कुल है, कामेत चमोली में है, तो बंदरपुछ उत्तरकाशी में है, दूनागिरी अल्मोड़ा में है, नंगा पर्वत पीओके में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नंगा पर्वत कई बार सवाल पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बताइए भाई इसकी ऊंचाई कितनी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा आप लोगों का कितना? 8126 मीटर, याद करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 8.5 अरब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल है, जिसे हमने गोमती नदी भी कहा था। अगला है, कोसी नदी का बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल जहाँ बहती थी, और ये तो सही है आप लोगों का। और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये आप लोगों का दोस्तों गंगोत्री से नहीं, ये गौमुख से निकलती है। कहाँ से? गौमुख से। पहले तो भागीरथी निकलती है, फिर हरिद्वार से दोस्तों
भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। सेशन का राज्य निर्माण की तिथि में सुमेलित नहीं है, है कह रहा है। ठीक है, सुमेलित है हरियाणा 1 नवंबर 1966। ये आप लोगों का सही है। ठीक है, ये आप लोगों का सही है। मिजोरम क्या सही है 25 जून 1986? नहीं दोस्तों, गलत है। सबसे पहले मिजो को आप लोग को याद रखना है 27 जनवरी 1972 में यूटी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश 1972 में। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप लोगों का 20 फरवरी 1987 को आप लोगों का 23वें राज्य के रूप में, कितनेवें राज्य के रूप में? 23वें राज्य के रूप में मिजोरम बना आप लोगों का राज्य भारत देश का। ठीक है, और तेलंगाना की बात हो जाए, तेलंगाना आप लोगों को बता देता हूँ 2 जून 2014 में आपका तेलंगाना राज्य बना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ कब बना था भाई? बिल्कुल शाबाश, आप लोगों को पता है 1 नवंबर 2000, क्योंकि उत्तराखंड जब बना था उसी तिथि में, बट नवंबर 1 था, उत्तराखंड 9 था, याद करिएगा। हाँ, और जिन भी मेरे मित्रों का एसएससी का पेपर है वो खास करके राजधानी के नाम जरूर याद करके जाइएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आपका मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन करता है, याद करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये किस महाद्वीप पर बसा है? तो ओशिनिया महाद्वीप पर बसा है। किस महाद्वीप पर? ओशेनिया। वो तो ऑस्ट्रेलिया देश सबसे बड़ा देश है इस ओशिनिया महाद्वीप पे, तभी हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ते हैं जो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ओशिनिया महाद्वीप पर मुख्यतः स्थित है। कई बार यह सवाल बन भी सकता है। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप है, याद करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? बेझिझक आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनएनपी की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी साल 2000 में। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, हाँ मुझे इससे फ़ायदा मिल सकता है इन फ्यूचर आगे आने वाले परीक्षाओं में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा अच्छे से सुनिए दोस्तों, बस। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या आप लोगों का 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या यूएनओ ने 1989 यानी 1989 में मनाने की घोषणा की, तब से लगातार 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अब यूएनओ की बात की हो जाए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है, याद रखिए, विश्व में शांति कायम करने के लिए। और यूएनओ याद करिएगा कि इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ी हाथ किसका माना जाता है? तो उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंक, ठीक है दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यह नाम आपको याद रखना है, रूजवेल्ट। कि कभी सवाल यह बनेगा कि बताइए यूएनओ में यूएन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस राष्ट्रपति, किस देश? तो याद रखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम। और अगर यूएनओ का मुख्यालय पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? न्यूयॉर्क करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? न्यूयॉर्क करेंगे। ठीक है, स्क्रीन छोटा है तो इसलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। और प्लाइन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जेलेंस्की ने। किसने किया था? जेलेंस्की ने। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? थारू उत्तर प्रदेश बिल्कुल, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल उत्तराखंड बिल्कुल, टोंडा तमिलनाडु, कोयंक केरल गलत, कोयंक नागालैंड। नागालैंड कहाँ की है दोस्तों? नागालैंड। और नागालैंड की जो भाषा है, जो राजकीय भाषा है, जो राज्य की भाषा है वहाँ की, वो क्या है? वो अंग्रेजी है, याद रखिएगा, कई बार सवाल यह भी बनता है।
अगला प्रश्न है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो ये है आप लोगों का सही आंसर केरल है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? तो नगर का हृदय केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला को कहा जाता है। किसी नगर का हृदय मतलब सेंटर किसे कहा जाता है? तो ये जिले को ही कहा जाता है, याद करिएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था अशोक मित्रा ने। अगले प्रश्न पर, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1979 में। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं जिसे आप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ट्रांसले के द्वारा किया गया था। इकोलॉजी या इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, आपको यह चीज़ें याद रखना है और हो सके तो एक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों किसी से भी चैनल से कि टॉप 50 एमसीक्यू पर्यावरण इन्वायरमेंट, और उसको डाउनलोड जरूर करिएगा। वीडियो लेंथी नहीं होना चाहिए, कम से कम आपका 20 से लेकर 30 मिनट का होना चाहिए, उसी से आपका काम बन जाएगा आने वाले उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो जिस भी मित्रों के पास लुसेंट एमसीक्यू है उसमें जब आपका बायोलॉजी का पोर्शन है उसके पीछे 1 2 3 4 पन्ने में आपका पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू दिए है, उसको जरूर बनाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एमसीक्यू को जरूर लगाइएगा उस एमसीक्यूज़ को। यहाँ पर है आप लोगों का अगला प्रश्न है, किस राज्य सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता या सम्मिलित किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कई बार यह सवाल बन सकता है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है क्या? तो ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन ह्रास का एक प्रमुख कारण है। बात हो जाए ओजोन की, तो आपने वायुमंडल में 5 लेयर पढ़े होंगे। वायुमंडल में एक लेयर कहलाता है समताप मंडल, जिसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं, और इस समताप मंडल में ही आपका ओजोन मंडल स्थित है या फिर ओजोन स्थित है, और जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है, चर्म रोग होने से बचाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 17 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ओजोन छेद का हमें प्रमाणित कहाँ मिला है? अंटार्कटिका के ठीक ऊपर मिला है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाने वाला है और हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, याद करिएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित नहरों में कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी पर एक चीज़ बताता हूँ, मैं कई बार समझा चुका हूँ आप लोगों को कि इंदिरा गांधी सतलुज नदी पर है नहर बनाया गया है, और ये सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग याद करिएगा। एक्चुअली सॉरी दोस्तों, मैंने शायद ऊपर पे जो ओजोन दिवस था वो 17 सितंबर लिखा दिया, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 16 सितंबर। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली सॉरी 16 सितंबर मैंने फ्लो में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो संपूर्ण प्रजातियां, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ मैं, भारत में बायोडाइवर्सिटी के कितने क्षेत्र हैं या हॉटस्पॉट कितने हैं? 4। याद रखिएगा, सबसे पहला पश्चिमी घाट, एक पश्चिमी घाट है, एक है आपका हिमालय, और एक है आपका इंडो बर्मा, और एक है आपका सुंदरवन डेल्टा, जिसे आप गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास पाते होंगे इन 2 क्षेत्रों में। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? एक पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये होता है आप लोगों का कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं, निम्नलिखित कूट को सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो मेगाथर्म, भूमध्य रेखीय प्रदेश, मेसोथर्म, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, माइकोथर्म, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, हेस्कथर्म आपका टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, याद करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे,
उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार का स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत किस जनजाति से संबंधित है? तो SC/ST की महिलाओं को दोस्तों उद्यमशीलता में प्रोत्साहन देने के लिए PM मोदी के द्वारा दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक बनकर के तैयार होगी, निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो ये दौड़ेगी अहमदाबाद टू मुंबई दौड़ेगी। और बुलेट ट्रेन की आधारशिला कब रखी गई थी? 2017 में, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम राज्य को। सबसे इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आप लोगों का बनता भी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है वो ये रखना है कि जो सिक्किम राज्य है ये आप लोगों का सिक्किम राज्य किस पर बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? सिक्किम राज्य जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। वही सवाल यह पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? तो उत्तर प्रदेश करेंगे। जनघनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? बिहार करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली कहेंगे। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप कहेंगे। एजुकेशन में लक्षद्वीप सबसे बड़ा केंद्र शासित है, याद करिएगा। वही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान करेंगे। वही सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो आप करेंगे गोवा करेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये। ठीक है, आप लोगों को एक बार वीडियो को रोकना है, अच्छे से इन सभी फैक्टों को याद कर लेना है। ठीक है, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड रखा? तो ये ब्रेंड मैकुलम ने रखा था। अगला प्रश्न, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी, ये क्या है? एक गैस पाइपलाइन है। क्या है दोस्तों? गैस पाइपलाइन, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया गया सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। मैंने ये सारे प्रश्न आप लोगों को पहले बता दिया है करंट अफेयर का। आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि ये आपका उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी? तो जीका। ठीक है, अगला प्रश्न है सेशन का, कौन से दो यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 मार्च 2016 में IS के आतंकी हमले के शिकार हुए? तो पेरिस और ब्रुसेल्स हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है सेशन का, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है एक चीज़ कि 2020 या फिर 21 कहोगे ग्रीष्मकालीन, जिसे हम ओलंपिक कहते हैं ना, वो कहाँ हुआ था? 2020 का 21 में हुआ था, आप लोगों को पता है। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? 32वां था, और ये हुआ था आपका टोक्यो शहर जापान में हुआ था। ठीक है, और वही सवाल पूछा जाएगा कि इसके बाद का 2024 का जो 33वां संस्करण होगा ये कहाँ होगा? ये होगा आपका फ्रांस पेरिस में होगा, याद रखिएगा। वहीं 34वां कहाँ होने वाला है? तो लॉस एंजलिस USA में होने वाला है, याद रखिएगा। आपको सिर्फ ये रखना है 2024 का जो 33वां संस्करण होगा वो कहाँ होगा? फ्रांस पेरिस में होगा, याद। वहीं अगर पहला संस्करण पूछा जाएगा तो 1896 में हुआ था और एथेंस यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस यूनान में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 2014-15 याद नहीं रखना आपको, यहाँ पर 2022-23 याद रखना है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे आय अधिक है? तो यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है आपको, ये गोवा की है। ठीक है, गोवा की। ठीक, और एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को गैस पाइपलाइन से संबंधित। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, तापी परियोजना। तापी परियोजना कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 4 देश शामिल है तापी परियोजना में। और सबसे पहले आपको याद रखना है तापी परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 2016 में। और ये एक गैस पाइपलाइन है दोस्तों। जो 4 देश हैं इसमें, एक तो आपका तुर्कमेनिस्तान है, मध्य एशियाई देश है तुर्कमेनिस्तान, एक आपका अफगानिस्तान, एक आपका पाकिस्तान, एक आपका इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पी, प से पाकिस्तान, ई से इंडिया। ठीक है, क्या तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, इंडिया 2016 में रखी गई थी इसकी आधारशिला, जो एक गैस पाइपलाइन है। तो वहीं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, मतलब सबसे लंबी या सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का नाम है जामनगर। क्या है दोस्तों? जामनगर गैस पाइपलाइन, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक, शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था आप लोगों का दोस्तों साल 2022 में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बीजिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था, याद करेंगे। और 2025 का कहाँ, 26 का कहाँ होगा? ये इटली में होगा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हाँ मैंने वो बता दिया, वो सबसे प्रति व्यक्ति आय किस देश की है, तो वो मैंने आपको किस राज्य की है, गोवा की है, वो मैंने आपको बता दिया है। और आज का लास्ट प्रश्न करते हैं यहाँ फिर, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो सुमन के बैरी है। और अगर सीईओ की बात होगी तो कौन है भाई? परमेश्वर अय्यर है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं रोकते हैं, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको सब्सक्राइब तो करना न करना आप पर है दोस्तों, लेकिन आगे से इन्फॉर्मेशन तो मिले, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, इन वीडियो को अधिक से शेयर भी करिएगा। तो आज दोस्तों यहीं पर रोकते हैं चैनल को। धन्यवाद, कल मिलेंगे, बाय बाय।